हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारी सेकंड क्लास और सेकंड क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकुलरिज्म को और सेकुलरिज्म के साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन देखेंगे और ये टॉपिक है आज का हमारा सेकुलरिज्म। यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ बच्चों आपको कि जो भी बच्चे हमारे इस सेशन में नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ 2025 और 26 को टारगेट करते हुए हम सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एसडी कैंपस के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे एक ब्लू कलर की पट्टी दिख रही होगी, वहां पर नंबर आ रहा है। आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। ठीक है। जो भी बच्चों के पास अभी समय है, 1 साल की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो 1 ईयर प्लान भी है, और अगर कोई बच्चा 2 साल की तैयारी करना चाहता है तो 2 ईयर प्लान के साथ हमारे जुड़ सकता है। ठीक है। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके अलावा एसडी पब्लिकेशन की बुक्स भी आती हैं क्लास 9th के लिए, और क्लास 6th के लिए हमारी पब्लिकेशन की बुक्स भी आती हैं। तो पब्लिकेशन की बुक्स आप ले सकते हैं अपने किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर, या फिर ऑनलाइन जाकर आप बुक्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं जल्दी से आज के टॉपिक की तरफ। ये जो सेशन है, ये जो सीरीज है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और आज हम डिस्कशन करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और उन कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी यहां पर सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। मुझे जल्दी से आप लोग बताइए कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। जानते हैं आप सेकुलरिज्म क्या होता है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में किसी भी धर्म से ऊपर कुछ, कोई धर्म ऊपर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन को, किसी धर्म को ऊपर रखा जा रहा है। सबसे ऊपर, सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी किसे? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। इसे ही सेकुलरिज्म बोला गया है। जब हमारे देश का प्रियम्बल, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारा प्रियम्बल बन के तैयार हुआ, उस समय हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड नहीं थे, लेकिन फिर कुछ समय बाद इन 3 वर्ड्स को जोड़ा गया। अब वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसमें से एक वर्ड है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। सबसे पहले देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जो देश का संविधान होगा वो धर्म से हटकर होगा, धर्म के परे होगा। यही मतलब होता है सेकुलरिज्म का। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द सेकुलरिज्म इज अ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ठीक है। और यहां पर इस चीज पर ध्यान दिया गया है कि भाई जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, कोई स्टेट हो या फिर हम सेंट्रल लेवल पर पूरे भारत की बात करें, धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल अगर 15 की हम बात करते हैं, दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। यहां पर बात की गई है, आर्टिकल 15 में बात की गई है कि किसी के भी साथ किसी भी तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द रिलीजन। अगर रिलीजन के बिहाफ पर किसी के साथ, रेस के बिहाफ पर, कास्ट के बिहाफ पर, सेक्स के बिहाफ पर, और बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पर किसी के साथ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है। इंश्योरिंग द इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ ऑल सिटीजन, मतलब कि कानून के समक्ष, संविधान के समक्ष भारत के सभी नागरिक, भारत के सभी लोग क्या हैं? इक्वल हैं। ये बात किस में कही गई है, कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 15 में कही गई है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि किसी के साथ भी किसी भी रिलीजन के बिहाफ पर, कास्ट के बिहाफ पर, जो उसका बर्थ प्लेस है उसके बिहाफ पर, उसके सेक्स के बिहाफ पर, मतलब जेंडर के बिहाफ पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कानून के समक्ष, लॉ के समक्ष, संविधान के समक्ष सारे के सारे जो पर्सन हैं वो इक्वल होंगे। ठीक। लेकिन इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि हमें हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। आज भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इवन बड़ी बड़ी जगह भी, जैसे अगर हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएसए में भी
कई बार हमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं देखने को मिलते हैं। मैम कैसे इशू? तो अगर मैं अमेरिका की बात करती हूं तो वहां पर एक हम कह सकते हैं गृह युद्ध जैसी परिस्थिति अक्सर हमें देखने को न्यूज में मिल जाती है, और वो जो भेदभाव होता है वो गोरे और काले लोगों के बीच में होता है, और इस वजह से अमेरिका में भी ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर मैं भारत की बात करती हूं तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है कई बार रिलीजन के बिहाफ पर, कई बार कास्ट के बिहाफ पर, कई बार सेक्स के बिहाफ पर, कि कोई जेंडर के बिहाफ पर कि ये लड़का है ये लड़की है, हमें इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि किसी भी तरह से किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और नहीं होगा। कानून के समक्ष सभी इक्वल होंगे, सभी बराबर होंगे। समझ में आया? इसके बाद आर्टिकल 25 और 28 क्या कहता है? आर्टिकल 25 और 28 बात करता है सेम चीज, द आर्टिकल गारंटी ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो बात की गई है वो रिलीजन की, कि कोई भी व्यक्ति भारत में अपनी अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है। उसका मन है अगर कि वो किसी क्रिश्चियनिटी में अगर वो पैदा हुआ है, और अगर उसका मन है कि उसको क्रिश्चियनिटी में नहीं रहना है, उसको बौद्ध धर्म अपनाना है, बौद्ध धर्म में जाना है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो बौद्ध धर्म को अपना सकता है। लेकिन नोबडी कैन पुट फोर्स, एनी काइंड ऑफ फोर्स, कि भाई आप जो है बौद्ध धर्म में आ जाइए, आप मुस्लिम धर्म में आ जाइए, आप हिंदू धर्म में आ जाइए, आप सिख धर्म में आ जाइए, या फिर आप ईसाई धर्म में आ जाइए। किसी भी धर्म में आने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी पूरी आजादी है। इसी बात को कहा गया है किसमें? आर्टिकल 25 से लेके 28 में। आर्टिकल 44 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है। मतलब कि भारत में सभी लोग इक्वल हैं, इक्वलिटी है, किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को से रिलेटेड मैं एक कोई छोटा सा वीडियो बना दूंगी 5-10 मिनट का, जिसमें वो बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो समान नागरिक संहिता की बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात करता है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉलिंग फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड विच एम टू प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ द लॉ गवर्निंग द पर्सनल मैटर्स फॉर ऑल द सिटीजन एंड रिगार्डलेस फॉर देयर रिलीजियस एफिलिएशंस। मतलब कि सिंपल सी बात है, इन फ्रंट ऑफ द लॉ मतलब कानून के समक्ष सभी के सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे कि अभी जैसे बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, और कई बार चीजें बहुत अलग लेवल से चली जाती हैं। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब यहाँ पर बात की गई है तो किसी ने भी, किसी भी धर्म के व्यक्ति ने, किसी ने भी कोई भी गलती की हो, लेकिन सबको सजा एक समान होगी। अभी कई बार जो हमारा धर्म है वो हावी हो जाता है चीजों के ऊपर। इसी के बारे में बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। इससे रिलेटेड 5 मिनट का एक वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। ठीक है, कल या परसों 1-2 दिन में मैं अपलोड करवा दूंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, बहुत डिटेल में यहां पर बता रही हूं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट में पूरी के पूरी वीडियो को कवर करना है, इस लेक्चर को कवर करना है। ठीक है, हम ये सारी चीजें जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। सेकुलरिज्म के बारे में बताया गया है। अब अगर हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपकी क्लास 8th में एनसीईआरटी में सेकुलरिज्म का पूरा एक चैप्टर है, पूरी यूनिट है, उसे डिटेल में पढ़ो, समझ में आएगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं कि क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट does the term secularism in the Indian Constitution means? क्या है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है promotion of the one religion over the others and equal treatment for all the religions by the state when all the religious activity or non-recognition of any religion। क्या होगा सही आंसर इसका? क्या होगा सही आंसर? द राइट आंसर इज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रिलीजन बाय द स्टेट। मतलब स्टेट के जरिए सारे रिलीजन जो होंगे, जितने भी धर्म होंगे, सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट रेफर्स मोनार्की, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म या मोनोथिएज्म। क्या होगा सही आंसर? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट रेफर्स मोनार्की, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म या मोनोथिएज्म। So the right answer here is secularism. थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल, आपके सेकुलरिज्म से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सैनिक स्कूल में और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन से हम एक आइडिया ले रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले भी आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15, 16 या फिर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की जिसमें बात की गई है? बताओ जल्दी से कौन सा इसका सही आंसर क्या है, कौन सा आर्टिकल है हमारा? ये याद रखना, बहुत अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनटचेबिलिटी की जो बात की गई है आर्टिकल 14, 15, 16 या फिर 17। सो द राइट आंसर हियर इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एज ग्रुप ऑफ इंडिया इज गारंटीड फ्री एजुकेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा एज ग्रुप है? एज ग्रुप है जो हमारा वो 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक, 5 to 13, 7 to 14 या 6 to 12 ईयर। क्या इसका सही आंसर होगा? इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कल भी हमने सॉल्व किया है और इससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो मैंने कल बताया है आप लोगों को क्लास में। तो याद करो और बताओ जल्दी से क्या बताया था मैंने। क्या बताया था? कौन से ग्रुप के बच्चे होने चाहिए? 6 साल से लेके 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि उनके साथ किसी भी तरह से कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, उन्हें कोई भी उनसे लेबर वाला काम नहीं करवाया जाएगा। कितने, और ये जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारी 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें इस चीज को मेंशन किया गया है, रखा गया है कि हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चे को 6 साल से लेके 12 साल के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, सो द राइट आंसर हियर इज 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे, 12 नहीं, सॉरी मैंने 6 से 12 बोला ना, 6 से 12 नहीं, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है और ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की। ठीक, 5th नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मीन्स, मतलब कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन के साथ में, किसी भी धर्म के साथ, मतलब धर्म को जो है किसी भी स्टेट से अलग रखा गया है। इस चीज को क्या कहा जाता है? कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म या फिर डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म या ऑल ऑफ द एबव। धर्म को जो है, धर्म जो होता है उसको राज्य से अलग रखने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? कम्युनलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म या ऑल ऑफ द एबव। क्या है? सिंपल सी चीज है, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है यानी कि किसी भी धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं रखा जाएगा, किसी भी राज्य का, सिंपल सी बात है, किसी भी राज्य का, देश का कोई धर्म नहीं होगा। देश जो है वो धर्म से नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आज सत्ता में कोई हिंदूवादी पार्टी आ गई तो उन्होंने कहा कि जो देश है वो धर्म के अकॉर्डिंग, रामायण के अकॉर्डिंग चलेगा। कल को अगर कोई मुस्लिमवादी पार्टी आ गई तो उन्होंने कहा जो देश है वो हमारे कुरान के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर कोई दूसरे रिलीजन की पार्टी आ गई तो उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो इस धर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। तो भाई जो देश है, जो हमारी जो कंट्री है, उसको धर्म से अलग रखा गया है। धर्म वाली चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी की, और क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ इस बारे में बात की गई है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, ना कि धर्म के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। सो द राइट आंसर इज सेकुलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्ष हम कहेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज सेकुलरिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन।
मतलब इंडियन कॉन्स्टेंट में अगर हम कॉन्टेस्ट में अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्टेस्ट में, तो सेकुलरिज्म जो है उसका क्या मतलब है? सो प्रमोशन ऑफ द सिंगल रिलीजन, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रिलीजन्स बाय द स्टेट, या प्रोविजन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, या प्रमोशन ऑफ एंथियज्म, क्या है? What does secularism in the Indian context mean? बताओ जल्दी से, क्या है, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ रहे थे सेकुलरिज्म के बारे में। सो द राइट आंसर क्या? इक्वली ट्रीटमेंट, किसी भी रिलीजन के साथ कोई भी ऊंच नीच ना हो, किसी भी रिलीजन के साथ में कोई भी भेदभाव ना हो, हर एक रिलीजन के साथ में इक्वली ट्रीटमेंट किया जा सके। सो द राइट आंसर हियर इज द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स बाय द स्टेट। मतलब जो राज्य है वो हर एक रिलीजन के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलरिज्म मेंशन्ड? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 30 या आर्टिकल 42? किस आर्टिकल में, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलरिज्म मेंशन? कौन से आर्टिकल में सेकुलरिज्म जो है उसको मेंशन किया गया है? बताओ किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? सो द राइट आंसर हियर इज 25। जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में सेकुलरिज्म को मेंशन किया गया है। बच्चों आप लोगों से मैं फिर से कह देती हूं एक बात, कि आप लोगों को पेन और पेपर लेकर बैठना है। ठीक है, नोटपैड लेके बैठो, पेन लेके बैठो, और भाई क्या नोट करते जाओ सारे क्वेश्चंस को। 9th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली बता दूं मैं, हिंदी में नहीं होगा कंटेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश में ही होगा। सो अभी से आप लोग अपनी आदत बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस सीरीज को हम सिस्टमैटिक वे में लेते चलेंगे। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सीरीज चलेगी और बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। आपका हर एक लेक्चर आपको 20, 25 या 30 मिनट में जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आपको पता होना चाहिए बेटा कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। अनटचेबिलिटी की बात किस आर्टिकल में कही गई है, सेकुलरिज्म की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इट गारंटीज द राइट to equality, it grants religious freedom and the right to manage the religious affairs, it establishes the principles of federalism, या फिर it outlines the directive principle of state policy. What is the right answer? जल्दी से बताओ। आर्टिकल 25 में जो बात की गई है वो क्या बात की गई है, क्या कहा गया है? सो आर्टिकल 25 में जो कहा गया है वो कहा गया है, इट ग्रांट्स रिलीजियस फ्रीडम, आपको रिलीजन में जो है वो फ्रीडम है पूरी तरह से, एंड देयर राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। जितने भी आप रिलीजन से रिलेटेड कोई भी किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बिल्कुल फ्री है और कोई रोक टोक नहीं होगी। पर जोर जबरदस्ती किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आप रिलीजन को लेकर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू द रिलीजन in the Indian Constitution? Right to freedom of religion, right to propagate one's religion, right to convert to another religion, या right to establish religious institutions. So right to establish the religious institutions, जो रिलीजन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको स्टैब्लिश करने की पूरी आजादी है, लेकिन कौन सी आजादी यहाँ पर नहीं है? सो कोई भी आजादी नहीं है। राइट टू कन्वर्ट अनदर रिलीजन, किसी के भी रिलीजन को बहुत फोर्सफुली कन्वर्ट करने की आजादी जो है वो नहीं है। सो जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। ठीक है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन, अपने जो आपका जो रिलीजन है उसको क्या करने की, उसको बढ़ावा देने की आपको पूरी आजादी है। ठीक है, उसके बाद किसी भी रिलीजन की इंस्टीट्यूट, जैसे कि बहुत सारे गुरुकुल्स खुले होते हैं,
और मदर से खुले होते हैं, तो रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, उसकी आजादी होती है, पर किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, रिलीजन को कन्वर्ट करने की आजादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के भी रिलीजन को कन्वर्ट करने की आजादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन रिलीजियस मैटर, सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म, थियोक्रेसी या फिर कम्युनलिज्म? व्हाट इज द राइट आंसर? बताओ। So the right answer here is communalism, सांप्रदायिकता। Communalism is the right answer. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों से कब होंगे, कब सॉल्व हो पाएंगे? तो बेटा ये क्वेश्चंस जो हैं तब सॉल्व हो पाएंगे जब आपने अपनी एनसीईआरटी और आपने अपने इस टॉपिक को, मतलब सेकुलरिज्म वाले टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ रखा हो। अब मैंने तो अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बता दी एक सिंपल सी कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, लेकिन सेकुलरिज्म से रिलेटेड सारी चीजें किस आर्टिकल में कौन सी बात की गई है, आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए सारे के सारे बहुत अच्छे से, तभी आप ये क्वेश्चंस जो है बेटा वो सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया? क्योंकि जब तक आपको आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या बता रही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट डज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट? मतलब जो आर्टिकल 44 है वो किस चीज को प्रमोट करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज को प्रमोट करता है आर्टिकल 44? किस चीज को प्रमोट करता है भैया? आर्टिकल 44 हमें पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यानी समान नागरिक संहिता जो होती है उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ प्रैक्टिस ऑफ व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एसोसिएटेड विथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस रिचुअल्स, कल्चरल फेस्टिवल्स या फ्रीडम ऑफ स्पीच? बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? अनटचेबिलिटी मतलब कि क्या? छुआछूत, यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कास्ट से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में उसके बारे में बात की गई है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब ये समझ में कब आएगा? जब हमने यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर्स फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश? कौन सी स्टेट है? जल्दी बताओ। सो द राइट आंसर हियर इज केरला। केरला जो है, द केरला जो है हमारी स्टेट हैज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर फॉर द माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, केरला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in India, which religious community is considered a minority at the national level? So, हिंदू और मुस्लिम या फिर सिख? Which religious community is considered a minority? माइनॉरिटी के तौर पर, तो भैया हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम नहीं है। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ गया है सिख, थर्ड नहीं मतलब फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो सिख। तो भाई हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो भी अच्छी है, मुस्लिम्स की भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों कम्युनिटी के साथ में तो सिख्स जो है उनकी क्या है, वो माइनॉरिटी में है, इनकी पॉपुलेशन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच लॉ रेगुलेट्स द मैटर रिलेटेड टू द मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस अमंग हिंदू इन इंडिया? इंडियन पीनल कोड, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट?
कौन सा है? हिंदू मैरिज एक्ट की जो बात की गई है, विच लॉ रेगुलेट्स द मैटर रिलेटेड टू द मैरिज, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं तो वो किस में रखे गए हैं? वो हिंदू मैरिज एक्ट में रखे गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में बात की गई है इसकी। सो द राइट आंसर हियर इज बी, हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया? अब ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगी, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ। कितनी साल है? 18 साल है, 21 साल है, 25 या फिर 30? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। बहुत इजी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच रिलीजियस प्रैक्टिस वाज बैन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी? चाइल्ड मैरिज, या फिर फीमेल फर्टिसाइड, इन्फ्रेंटिसाइड, या फिर सती, या फिर एनिमल सेक्रीफाइस? कौन सा है? Which religious practice was banned by the Indian government to promote the gender equality? तो कौन सी की गई थी भाई? सती जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चाइल्ड मैरिज को भी बैन किया गया, लेकिन सबसे पहले किस पर काम किया गया था? सती प्रथा जो थी, सती प्रथा को बैन किया गया। सो द राइट आंसर हियर इज सी। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ पर ये भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ सकता है डी नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आ सकता है ए एंड सी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए एंड सी, यानी डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात की गई है चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती या फिर एनिमल सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज पर रोक लगाई गई गवर्नमेंट के जरिए वो सती प्रथा थी। सती प्रथा में क्या होता था कि जिंदा जला देते थे, किसी भी फीमेल को जिंदा जला दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर द सिस्टम वेयर अ पर्सन बिलोंग टू द रिलीजन ऑफ देयर पेरेंट्स टू बर्थ? तो सिंपल सी बात है, बर्थ राइट रिलीजन इसका सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, बर्थ राइट रिलीजन। पेरेंट्स के थ्रू जो बर्थ मिला है सो वो क्या होगा? बर्थ राइट रिलीजन होगा आपका, क्योंकि पेरेंट्स से आपको रिलीजन मिला है। जो आपके पेरेंट्स होंगे उनका जो रिलीजन होगा वही आपका रिलीजन होगा। And the last question is, which of the following is an example of the state in India with a significant Christian population? कहां पर सबसे ज्यादा जो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन है? सो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, केरला में, या फिर बिहार में? और हम सबको पता है इसका राइट आंसर क्या है। सो द राइट आंसर हियर इज केरला। सी इज द राइट आंसर। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब इसके आंसर आप लोग तब दे पाएंगे जब आप लोगों को आपकी पूरी यूनिट जो है अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा, तो बहुत इजीली आप इसके आंसर कर पाएंगे। तो पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद आंसर लिखो। जो आंसर मैं यहाँ करवा रही हूँ, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं उनको समझो, उन्हें सॉल्व करो और नोट भी करते चलो, ठीक है। सो कल की क्लास कल के नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो। छोटे छोटे से वीडियोस हैं, आप लोगों को मिलते रहेंगे ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है उसको कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखो, बाय बाय।